नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी। और आज बातचीत का मुद्दा है कि बिहार में 2025 के चुनाव से पहले चुनाव दर चुनाव माने उपचुनाव हुए, उसके बाद एक तिरहुत का उपचुनाव हुआ और उसके बाद अब तो सियासी दल 2025 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और इसके साथ ही पूरे राज्य में सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। हर तरफ से नई तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तो आज बातचीत का मुद्दा है कि मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक हैं, उनको लेकर राजद में हलचल है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने एक घोषणा कर दी कि अगर जनता चाहेगी तो वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो हसनपुर से अभी विधायक है। तो आखिर वो महुआ से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? और उनकी इस घोषणा के बाद मुकेश रोशन की आंखों से आंसू छलक गए। वो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लेकिन नया अपडेट ये है कि आज ही लालू प्रसाद यादव मुकेश रोशन को लेकर उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। महुआ गए हुए हैं लालू प्रसाद यादव, उनके साथ मुकेश रोशन भी है। तो ये क्या कुछ पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और संदर्भ एक दूसरा भी विषय ये है कि ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव के बाद एमएलसी का जो उपचुनाव हुआ, उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर, एक कद्दावर नेता जदयू के भीतर, उनके खिलाफ अब विरोध के स्वर बहुत तेजी से उठ रहे हैं। हालांकि अभिषेक झा ने भी आज एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि पार्टी के भीतर बहुत बड़ा भीतरघात हुआ। दल के अंदर के लोगों ने उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया था। कई लोगों ने तो उनको सहयोग नहीं किया और भारी विरोध भी किया। ये सब कुछ क्यों चल रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यह भी होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? तो आइए बातचीत करते हैं संजीव कुमार जी से। पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल तो यही होगा कि मुकेश रोशन को लेकर राजद के भीतर एक हलचल है। तेज प्रताप उस सीट पर लड़ना चाहते हैं जहां से मुकेश रोशन विधायक है, और आज लालू प्रसाद यादव उसी इलाके में मुकेश रोशन को लेकर घूम रहे हैं। किस तरह की राजनीति, क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, वहां मुझे लगता है कि मुकेश रोशन के सीट पर तेज प्रताप फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने जैसा बताया है। और लेकिन मुकेश रोशन का जो पिछला इतिहास रहा उनके परिवार का, जिस प्रकार के संघर्ष का, तो उसमें ये मैसेज अगर चला जाता है कि उनकी टिकट काट दी गई, तो ये राजद के लिए घाटे का काम घाटा हो जाए। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा संदर्भ पीछे लेकर के चलता हूँ। 1990 में जब लालू यादव के खिलाफ रामसुंदर बने मुख्यमंत्री के रेस में, लालू प्रसाद और रामसुंदर दास थे। रामसुंदर दास काफी आगे थे और उनके समर्थन में थे मुकेश रोशन के चाचा माने बड़े पिताजी विष्णुदेव राय, और इनके पिताजी का नाम था रामदेवन राय। तो रामदेवन राय थोड़ा बहुत राजनीति से मतलब रखते थे और इनके बड़े पिताजी ज्यादा मतलब रखते थे। लेकिन जब 90 में ये रामसुंदर दास रेस में पिछड़ गए और लालू प्रसाद चुनाव जीत गए, इसके बाद स्थिति क्या हुई कि 1993 में ये लोग बड़े आर्थिक थे, बड़े अच्छे व्यवसायी हैं। जैसे इनके एफिडेविट में है कि 8 करोड़ से अधिक की आमदनी है, संपत्ति अच्छी, बड़ी संपत्ति वाले लोग हैं। तो उसके बाद इनकी हत्या हो गई 6 मार्च 1993 को। मुकेश रोशन के पिताजी की हत्या हो गई और ताबड़तोड़ गोलियां चली 1993 में। और ऐसा लोग कहते हैं कि कई गोलियां चली, मैंने 50 दर्जनों गोलियां उनके ऊपर चली, 40 से ज्यादा गोलियां चली और उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद से भी ये परिवार, उसके बाद से एक प्रकार से जब लालू जी के स्थापित हो गए कि यादवों के लीडर हो गए हैं, तो सारा परिवार भी उनके साथ हो गया और लगातार उस समय से काम करता रहा। चर्चा तो ये भी थी कि हाजीपुर से जो भी कैंडिडेट राजद का लड़ता है उनको इस परिवार के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों इस जगह से लड़े हैं। अगल बगल की सीट है, महुआ है और राघोपुर है, तो दोनों को ऐसा बताते हैं मुकेश रोशन का परिवार उनको हेल्प करता रहा है, उनको फाइनेंस करता रहा। संपत्ति अच्छे संपत्ति वाले लोग हैं। तो अगर ये मैसेज चला जाता है कि ऐसे समर्पित राजद की सिपाही का टिकट काट दिया गया, तो ये बड़ी संकट की बात हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए अब मान मनोबल की बात चल रही है और तेज प्रताप का एक अपना स्टाइल है काम करने का, और वो जो कहेंगे वो करेंगे।
और नहीं तो कुछ अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। तो दोनों ही स्थिति में राजद को घाटा है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम माने उनका परिवार भी एक असहज स्थिति बन जाती है। तेज प्रताप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर भी देते हैं। कई जगह उन्होंने देखा होगा कि आपने कि राजद के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। तो किसी तरह का बीच का रास्ता ये निकलता है कि अच्छा वो जो जगह है उसका इम्पैक्ट काफी है। मतलब महुआ का इम्पैक्ट समस्तीपुर पर भी पड़ता है, कुछ हद तक मुजफ्फरपुर पर भी पड़ेगा और हाजीपुर पर तो पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे जो मतलब हमको लगता है कि 30-40 विधानसभा सीट है और पूरे बिहार में यादव समाज के बीच में अगर ये मैसेज चला गया तो एक असहज स्थिति हो सकती है राजद के लिए। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद जी इसीलिए मान मनोबल करने के लिए मुकेश रोशन के साथ आज इस क्षेत्र में गए। लेकिन माने ये मुकेश रोशन को हटाना क्यों चाहते हैं तेज प्रताप? हालांकि तेज प्रताप महुआ से विधायक रह चुके हैं और 20-22 हजार से ज्यादा मतों से जीते थे 2015 में। हम 2015 में। तो तेज प्रताप आखिर हसनपुर से क्या, लालू प्रसाद यादव के परिवार को ये लग गया है कि हसनपुर से हारने वाले हैं तेज प्रताप, या इसलिए इनका सीट बदल देना चाहिए? अब मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी असहज स्थिति होती है। उनके अपने कुछ लोग होते हैं, माने राजद के सभी गुटों को साथ लेकर के वो चलते हैं। हाँ। कुछ उनके पॉकेट्स अपने हैं, क्योंकि पिछली बार भी राघोपुर से तो तेजस्वी लड़े ही, लेकिन मुकेश तेज प्रताप का सीट बदल दिया गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ थोड़ी नाराजगी थी। तो लगा कि यहाँ का कोई पॉपुलर लीडर होगा तो हम दोनों सीट जीत जाएंगे, या अगर यहाँ से तेज प्रताप लड़ेंगे तो हारने की बात हो रही थी, इसलिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र पर उनको भेजा गया। अब लग रहा है कि नहीं, हसनपुर में उनकी स्थिति असहज हो सकती है, हो सकता है कि अब इसलिए उनको यहाँ से लड़ाने की बात चल रही है। मैंने तेज प्रताप यादव मानेंगे नहीं, पार्टी के भीतर क्या परिवार के भीतर भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि तेज प्रताप पता नहीं क्या करेंगे। तो अब उन्होंने कह दिया कि महुआ से लड़ेंगे तो अब लड़ेंगे। हाँ। अब तो लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल खड़ी हो गई कि वो अपने बेटे को वहां से लड़ाएं, तो मुकेश रोशन को कहां से? हाँ नहीं, और ये भी स्थिति खराब हो जाएगी ना। मुकेश रोशन ने तो कह दिया है कि मैं राजद का सिपाही हूँ, खेत में कहेंगे हल चलाने के लिए हल चलाएंगे, और डेंटल सर्जन है, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस करते रहते, नहीं तो हम डॉक्टर हैं प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये तो कहने की बात है। लेकिन ये जब बात चल रही थी तो वहां फुट फुट करके रोने लगे और कहें कि मुझे पिताजी की याद आ गई जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो राजनीति में तो काफी मैसेज चलते हैं ना। तो इस मैसेज को लेकर के मुझे लगता है कि कैसे इसके बीच का रास्ता निकले, इसलिए लालू प्रसाद जी मुकेश रोशन के साथ महुआ गए हैं। और उस क्षेत्र में घूमने का एक असर भी होता है। और दूसरा है क्या कि वहां के यादव समाज के बीच एक बड़ा सा 84 भोज, आप शायद जानते होंगे अगर, तो 84 भोज बड़ा पॉपुलर होता है कि कैसे नेटवर्किंग वहां पर है। 1 घंटा के अंदर 84 गांव के यादव वहां पहुंच जाते हैं, जिसकी मृत्यु होती है। और भोज भी होता है तो ये सामान्य जैसा नहीं, हजारों की संख्या में लोग वहां जुटते हैं और सबको उसके भोज में जाना ही जाना है। अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो समाज मदद करता है कि तुम भोज दो। पूरा संगठन काफी संगठन सक्रिय है वहां पर। तो इसलिए वहां पर अगर ये मैसेज चला गया कि लालू जी यादव विरोधी है, मुकेश का टिकट काट दिया, तो संकट हो सकती है राजद के लिए। और दिक्कत यह है कि एक मैसेज पहले रामकृपाल यादव जो सबसे उनके करीबी थे, तो वहां से मीसा भारती को टिकट देने वाले हैं, ये आंसू बहाते हुए रामकृपाल यादव ने पार्टी छोड़ दी थी और कहा था कि हमने इस परिवार के लिए इतना कुछ किया लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। ये मैसेज दोबारा न जाए, ये लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि मान लीजिए अगर एनडीए ने अपने उनको फोल्ड में ले लिया मुकेश रोशन को, तब क्या होगा? बहुत मुश्किल है। और जन स्वराज के माने ये प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी परिवार की देखते हैं, दूसरे परिवार की। बिल्कुल तो परिवारवाद का एक उस पर हाँ, कि वो यादव की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है। बार बार प्रशांत किशोर यही बात कहते हैं कि बाहर के लोगों को आपने कितनी तरजीह, तो आप तो बाहर उनका मैंने प्रशांत किशोर का ये दावा भी और पुख्ता हो जाएगा कि हाँ देखिए ये मुकेश रोशन जैसे जिसका पूरा परिवार समर्पित रहा राजद के प्रति, उसका टिकट काट करके उन्होंने अपने बेटे को फिर से यहाँ से चुना दिया। इस बातचीत में इस बात को भी शामिल करना बेहद जरूरी है कि लोकसभा चुनाव हार चुकी रोहिणी आचार, लालू प्रसाद की बेटी, छपरा से माने सारण से जो लोकसभा चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, चर्चा जोरों पर है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं।
तो रोहिणी आचार्य के लिए कौन सा सीट होगा? लालू प्रसाद यादव मुकेश रोशन को लेकर महुआ में घूम रहे हैं, तो क्या इसकी भी तलाश हो रही है कि रोहिणी आचार्य को कहीं कोई सेफ सीट दिया जाए? चर्चा तो इस बात की है कि मरौड़ा से वो चुनाव लड़ सकती हैं, सोनपुर से वो चुनाव लड़ सकती हैं, और राजद के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाला औरंगाबाद का जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का इलाका है, वो है आपको मैं बताते ये ओबरा विधानसभा, क्षमा करें, ओबरा विधानसभा ये है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, और काराकाट इलाके में ही रोहिणी आचार्य का ससुराल भी है। तो क्या रोहिणी आचार्य के लिए किसी सेफ सीट की खोज हो रही है? आपको लग रहा है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य को विधानसभा चुनाव में लेकर के आएंगे, क्योंकि फिर परिवार में एक तीसरा दावेदार खड़ा करना नहीं चाहेंगे लालू जी जैसे अनुभवी आदमी। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पॉकेट वाइज आप देखें तो पटना से ऑलरेडी मीसा भारती हैं, उत्तर बिहार से अगर कहें तो वो तेजस्वी और तेज प्रताप हैं। ये जो एक पॉकेट है आपका, मतलब काराकाट और सासाराम, जिसको राइस बाउल हम लोग कहते हैं, धान का कटोरा का जो क्षेत्र है, वो उसमें से हो सकता है कि ओबरा उनके लिए सबसे सेफ सीट हो सकता है। और उसका एक मैसेज भी जाएगा गया और आसपास की सीटों में, क्योंकि गया में सुरेंद्र यादव की हार हो गई है, तो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट, रोहतास, विक्रमगंज, रोहतास सीट है। अब तो इन सारे लोकसभा सीट पर भी इसका एक असर होगा। हाँ, सोनपुर से अगर लड़ाते हैं तो ये बात हो सकती है कि सोनपुर के विधायक जो भी हैं रामानुज प्रसाद, उनको लेकर के काफी कार्यकर्ताओं में थोड़ी मरमरिंग है कि नहीं, इन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया और रोहिणी आचार्य को उतनी लीड नहीं दिलवा पाए सोनपुर से, तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि अच्छा, रोहिणी आचार्य ये आरोप लगाई उसी समय कि जिन लोगों ने भीतर घात किया है उन पे कार्रवाई होगी, और उसमें जितेंद्र राय जो मरौड़ा के विधायक हैं, उन पर सीधे सीधे टारगेट था कि जितेंद्र राय पर ये आरोप लगा था। तो क्या मरौड़ा सीट को भी वो, क्योंकि मरौड़ा तो बिल्कुल नजदीक का सीट है जहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी का भी नजदीक, तो ये हो सकता है कि वो वहां से भी लड़ सकती है। देखिए, वहां से भी हो सकता है कि विधायक अगर एक बार स्थापित हो गई तो फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र तो वही है, छपरा संसदीय क्षेत्र ही है, तो सोनपुर भी हो सकता है और मढ़ौरा भी हो सकता है। सोनपुर मुझे लगता है कि ज्यादा उनके लिए ठीक रहेगा। तो ये परिवार के उस पर शाख पर एक वो भी है, चैलेंज कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी, ये सब चुनाव लड़ेंगी, और अगर रोहिणी ये भी चुनाव हार जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि रोहिणी बिहार की विधानसभा की चुनाव में उतरने की उनकी संभावना कम है, और तो ऑलरेडी NRI हैं, बाहर रहती हैं। तो बार बार इन पे ये प्रश्न भी उठते रहे हैं, और चुनाव लड़ने के बाद वो आई भी कहाँ। चलिए, ये तेज प्रताप यादव ने जो हवा, माने वो एक हवा दे दी है राजनीति को अलग दिशा में ले जाने की, राजद के भीतर की राजनीति को, लालू प्रसाद यादव उसको थामते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने महुआ की यात्रा की है और उसमें मुकेश रोशन उनके साथ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव क्या गोटी सेट करने वाले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई चल रही है जदयू के भीतर। जदयू में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव के बाद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ पार्टी के भीतर ही कई शक्तियां उभर कर सामने आ गई हैं और कई विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। इसी बीच अभिषेक झा ने एक पोस्ट किया है। अभिषेक झा ने कहा है कि पार्टी के भीतर घात हुआ, कई लोगों ने तो उनका फोन तक उठाना बंद कर दिया, कई लोगों ने उनका विरोध किया, खुलेआम विरोध किया, और अब वही लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। हम आपको एक और पोस्ट की याद दिला दें कि आनंद मोहन ने कहा है कि राजपूतों की अनदेखी अगर की जाएगी तो ये रिजल्ट आएगा। आनंद मोहन का इशारा किस तरफ है, किस राजपूत की अनदेखी हुई? अगर वो कह रहे हैं कि माने उनका कहना यह है कि न तो उनको पूछा गया, न उनके बेटे को पूछा गया, उनकी पत्नी शिवहर से सांसद है, उनको भी नहीं पूछा गया, तो राजपूतों की अनदेखी हुई तो ये रिजल्ट आएगा। तो अभिषेक झा जो कह रहे हैं वो क्या आनंद मोहन के खिलाफ बोल रहे हैं या पार्टी के भीतर भी और कुछ चल रहा है? चर्चा तो ये भी है कि देवेश चंद्र ठाकुर के पसंद नहीं थे अभिषेक झा, लेकिन बाद में वो उनके साथ खड़े हुए। ये जो चल रहा है जदयू के भीतर, आपको क्या लग रहा है? एक नई हलचल जदयू के भीतर चल रही है।
देखिए क्या है कि ये विधान परिषद का जो चुनाव होता है ना स्नातक का, वो बड़ा ही उसकी वोटिंग मतलब वोटर किस प्रकार बनाए जाते हैं वो भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि जो जितना हर बार उसकी वोटिंग वोटर लिस्ट नया लिस्ट बनता है। ये विधानसभा लोकसभा जैसा नहीं है कि एक बार आपके वोटर लिस्ट में इनरोल हो गए तो हमेशा के लिए हो गए। अब जो कैंडिडेट लंबी तैयारी इसकी होती है शुरू से ही, जो कैंडिडेट ज्यादा अपने वोटर्स को बनाता है उसकी संभावना ज्यादा रहती है जीतने की। और ये पार्टी बेसिस कहने के लिए पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन ज्यादातर इसमें कैंडिडेट के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, उसका अपना पर्सनल मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक झा ने मुझे लगता है कि होमवर्क बेहतर नहीं किया था, क्योंकि वो पार्टी के भरोसे रह गए देवेश चंद्र ठाकुर पर। देवेश चंद्र ठाकुर के लिए पार्टी पे आश्रित रह गए। और देवेश चंद्र ठाकुर सांसद है, उनको कितना समय मिल पाएगा अपने विधान पॉलिटिक्स में? कोई ये सपना पीछे का समय नहीं देखता। मैंने आई मीन वो विधान परिषद एमएलसी थे, तो अब एमएलसी के चुनाव में अपने को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? एमएलए का चुनाव रहता तो बात दूसरी रहती, क्योंकि इसका एरिया भी बड़ा होता है और सारे वोटर उसके हिसाब से लोग, कोई भी एमपी जो रहता है लोकसभा का उस हिसाब से उस जो चुनाव को नहीं देखता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर भी हर बार आपके बिहाफ में चुनाव आप लड़ रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर आपके लिए मैनेज करेंगे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 2 साल पहले से होमवर्क करना चाहिए। क्या ये भी है क्या कि देवेश चंद्र ठाकुर की पसंद नहीं थे अभिषेक? वो ये चर्चा है कि वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे। बाद में एक और बात आई कि कोई शुक्ला, अमित शुक्ला या कोई है, उन्होंने कहा था कि मैं अगर हटूंगा तो ये सीट आपको जाएगा। लेकिन जदयू में जो पावर सेंटर बने हैं उसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय संजय झा की पसंद थे अभिषेक झा, और उनको वहां थोपा गया, इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने को थोड़ा किनारे रखा। आपको ऐसा लग रहा है? हो भी सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। और ये मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो अपना जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में विधान परिषद का चुनाव कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ज्यादा मायने जो रखा जाता है वो विधानसभा का चुनाव रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस चुनाव को इस रूप में नहीं देना चाहिए। हाँ, पार्टी के अंदर जो पावर बैलेंस है वो ये तो चलता ही रहता है कि एक आदमी का कद काटा जाए, दूसरे को बढ़ाया जाए। लेकिन आनंद मोहन की बात में आपको दम लगता है कि उन्होंने कहा कि राजपूतों की अनदेखी होगी तो यही होगा, तो राजपूत मतदाताओं ने उनको वोट नहीं किया। मगर शिवहर का इलाका आप देखिए, मुजफ्फरपुर का देखिए, वैशाली का, राजपूत मतदाता बड़ी संख्या में है, लेकिन राजपूतों ने किसको वोट किया? राकेश रोशन को तो 4,000 वोट मिले जो राजपूत कैंडिडेट थे, तो किसको वोट गया अगर उनको अभिषेक झा को नहीं गया? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें पार्टी ने कितने, प्रत्याशी ने कितने वोटर बनाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें तो जब चुनाव हो रहा है तो हर आदमी अपना दाव चलेगा ही। आनंद मोहन अपने को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं राजपूतों का नेता हूं, तो वो तो जरूर कहेंगे कि राजपूतों की अनदेखी हुई। हो सकता है कि कोई अगर वहां पे वैश्य समाज का आदमी होता तो वो भी कहता कि वैश्यों की अनदेखी हुई तो इसलिए ऐसा हुआ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत राजपूतों का वोट कोई बहुत महत्व का रखता है। इसमें जो है क्या कि पार्टी, इनका प्रबंधन, अभिषेक झा का प्रबंधन और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, ये सारा कुछ ये तो अब खुल के सामने आ गया कि एनडीए के भीतर घात हुआ और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वंशीधर बृजवासी जो शिक्षक नेता थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, उसकी तैयारी उन्होंने की थी और शिक्षकों ने जमकर उनका सहयोग। उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। वंशीधर जी जो थे, वंशीधर को हटा दिया था चूंकि शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे थे। के पाठक ने बर्खास्त किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके साथ सिंपैथी भी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शिक्षकों ने, ये शिक्षकों का चुनाव था और शिक्षकों ने इस पर, शिक्षक भी थे उसमें, शिक्षकों ने, और एक बड़ा वर्ग रहता है शिक्षकों का आज का जो दौर है। और शिक्षक अब मतलब वो वाले दौर नहीं है कि उनके खाने को लाले पड़ रहे हैं, अच्छी वेतनमान मिलते हैं, वो अपना प्रतिनिधित्व अब चाह रहे हैं जो उनकी बातों को सदन में पहुंचाए, और ये उच्च सदन है। तो वो लोग चाहते भी थे कि ऐसे, मतलब उनके साथ सिंपैथी वेब भी था, एक फाइनेंस की भी अच्छी व्यवस्था थी और पूरा नेटवर्क होता है शिक्षकों का। हर गांव में शिक्षक है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के स्नातक भी उनके साथ है। तो ऐसे तमाम उनके साथ जो मुझे लगता है सभी जाति और सब लोगों ने, सारे शिक्षक वृंद ने एकजुट होकर के बंशीधर त्रिपाठी को जिता दिया। चलिए, बंशीधर त्रिपाठी जीत गए, अब वो माननीय की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन अभिषेक झा के मन में एक मलाल रह गया कि पार्टी के लोगों ने उनको सहयोग नहीं किया। लेकिन पार्टी के भीतर जो भीतर घात हुआ
उसका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तलाश हो रही है। पार्टी के भीतर हलचल तेज है। ऐसे ही अपडेट्स, हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। और हमारी ये बातचीत हर रोज जो होती है वरिष्ठ पत्रकार के साथ, ये आपको कैसी लगती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। और इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हर रोज जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।